रामगढ़ गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। उसके यहाँ राजू नाम का एक बहुत ही सीधा साधा लड़का काम करता था। राजू दिन भर सेठ के घर और खेतों में कड़ी मेहनत करता और रात को उसके पैर दबाता था। अगर राजू से अनजाने में भी कोई छोटी सी गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत पीटता था। उसे पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। राजू के लिए वो घर किसी जेल जैसा था और वो बहुत दुखी रहता था। वो बस यही चाहता था कि किसी भी तरह उसे इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो उसे काम के पैसे मिलते थे और ना ही पेट भर रोटी। एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा कि यहाँ रहकर रोज तड़पने से अच्छा है कि यहाँ से भाग जाऊं। एक रात मौका पाकर राजू चुपके से वहाँ से भाग निकला। वो डर के मारे बिना रुके 2 दिन और 2 रात तक लगातार चलता रहा। उसे डर था कि अगर सेठ को पता चल गया तो वो उसे दोबारा पकड़कर बहुत मारेगा। चलते चलते वो शांतिपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं। राजू को लगा कि शायद कोई त्योहार है या किसी की शादी हो रही है। 2 दिन से भूखे राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं, कम से कम पेट भर खाना तो मिल जाएगा। जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा है। राजू उस नौजवान के पास जाकर बोलता है, अरे भाई, ये नौजवान यहाँ जमीन पर बेसुध क्यों पड़ा है? इसे क्या हुआ? तभी एक बुजुर्ग आदमी राजू के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उससे कहने लगा, सुनो बेटा, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बुजुर्ग आदमी राजू को थोड़ा किनारे ले गए और उससे बोले, बेटा, तुम कौन हो? तुम मुझे इन बारातियों में से नहीं लगते, क्योंकि इस बारात का मुखिया मैं ही हूं और हर चेहरे से वाकिफ हूं। राजू बहुत सीधा साधा था, इसलिए उसने बिना कुछ छुपाए उस बुजुर्ग आदमी को अपनी सारी सच्चाई सच सच बता दी। बाबा, मैं तो बस राहगीर हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो भीड़ और बारात देखकर रुक गया। सोचा 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, बस इसी उम्मीद में अंदर आ गया। तभी मेरी नज़र इस बेहोश लड़के पर पड़ी। बेटा, मेरे कुल की मर्यादा अब तुम्हारे हाथों में है। आज तुम ही मुझे इस संकट से उबार सकते हो। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं एक मामूली सा इंसान, भला आपकी इज्जत कैसे बचा पाऊंगा? देखो, वो लड़का मेरा बेटा है और वही आज का दूल्हा भी है, पर बदनसीबी देखिए, उसे मिर्गी की बीमारी है। उसे जब दौरा पड़ता है तो कई घंटों तक होश नहीं आता। अगर लड़की वालों को ये पता चला तो वे अपनी बेटी का हाथ उसे कभी नहीं देंगे और हमें अपमानित होकर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मगर बाबा, इसमें मेरा क्या काम? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बस कुछ देर के लिए तुम दूल्हे का भेष धर लो और उस कन्या के साथ विवाह की रस्में पूरी कर लो। जैसे ही फेरे खत्म होंगे, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। नहीं बाबा, ये सरासर धोखा है। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। अगर तुम ये मदद कर दो तो मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। साथ ही मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जब राजू ने 50 मोहरों की बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। ठीक है बाबा, मैं राजी हूँ। बताइए अब मुझे क्या करना है? तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद बेटा। तुमने आज मेरी लाज रख ली और इस भारी मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दिया। राजू को बहुत अच्छे कपड़े पहनाए गए जिनमें वो बहुत जच रहा था। फिर वो बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा। वहां राजू और उस लड़की की शादी हो गई। जब फेरे पूरे हो गए तब लड़की के पिता ने राजू से कहा, समधी जी, हमारे कुल की एक परंपरा है, विवाह के पश्चात वर वधू को एकांत में जाकर पूर्वजों की अर्चना करनी पड़ती है, तो अब इन्हें कक्ष में जाने की अनुमति दें। इसके बाद दोनों कमरे के अंदर चले गए और उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया गया। जब वे कमरे में अकेले हुए तब राजू अपनी पत्नी से बोला, सुनिए, भूख ने तो मेरा हाल बेहाल कर रखा है। यहाँ पहुँचते ही इन रस्मों में उलझ गया, कुछ चखने का मौका ही नहीं मिला। फिर खाना खाने के लिए राजू ने अपना सेहरा भी उतार दिया। जब उस लड़की ने खाने की बात सुनी तो वो बहुत हैरान रह गई। उस लड़की का नाम मीना था
वो कहने लगी, आपको पिताजी द्वारा बनवाया गया भोजन और पकवान पसंद नहीं आए? आप भूखे क्यों हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पूरी बारात की खातिरदारी में सब इतने व्यस्त थे कि किसी ने बेचारे दूल्हे की सुधि नहीं ली। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। पूजा की ये जो मिठाइयाँ यहाँ रखी हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही अपने पति को खिला दूं? ये सोचकर मीना ने पूजा की थाली वाली मिठाई राजू को दे दी। उसने सोचा कि जब पति का पेट भरेगा तभी भगवान भी खुश होंगे। राजू तो पहले से ही बहुत भूखा था। उसने देखते ही देखते सारी मिठाई खत्म कर दी। जिस तरह वो जल्दी जल्दी खा रहा था, मीना को लगा जैसे उसने कई दिनों से खाना न खाया हो। इसके बाद दोनों ने मिलकर रस्म पूरी की और राजू वापस बारात के पास पहुंच गया। उसे देखते ही दूल्हे के पिता ने कहा, ये लो अपना इनाम, पूरे 50 स्वर्ण सिक्के। अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। बेहतर होगा कि तुम रातों रात यहाँ से किसी दूसरे गांव की ओर निकल जाओ। सोने के 50 सिक्के पाकर राजू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो उसी समय वहां से दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मुफ्त में बढ़िया खाना और मिठाई भी मिली और साथ ही 50 सोने के सिक्के भी। भला मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। अगले दिन जब दूल्हे का पिता असली लड़के को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा और विदाई की तैयारी होने लगी, तब उसने कहा, समधी जी, अब बेटी को विदा करने का शुभ मुहूर्त हो चला है। अब और देरी ठीक नहीं। जी बिल्कुल, मैं अभी विदाई की रस्में शुरू करवाता हूँ। लेकिन जब लड़की के पिता अपनी बेटी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी दोनों बहुत दुखी और डरी हुई बैठी थीं। अरे, तुम दोनों के चेहरों पर ये घबराहट और उदासी कैसी? क्या बात है? जी, जरा सुनिए तो, मीना क्या कह रही है। इसका दावा है कि जो लड़का बाहर मंडप में बैठा है वो नहीं है जिसके साथ इसकी कल रात शादी हुई थी। बेटी, तुम ये कैसी अजीब बात कर रही हो? जरा खुलकर बताओ कि असल में माजरा क्या है। पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, ये वो पुरुष नहीं है जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो बस 5 मिनट के लिए हमें अकेले में बात करने दीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को बुलाता हूँ। वो जल्दी से दूल्हे के पिता के पास गया और बोला, समधी जी, मेरी बेटी आपके सुपुत्र से एकांत में कुछ बात करना चाहती है। कृपया इन्हें थोड़ी देर के लिए अंदर कक्ष में जाने दें। लड़के के पिता ने डरते डरते उसकी बात मान ली और दोनों को एक कमरे में बिठा दिया। कल रात कमरे में पूजा के समय हमने आपस में क्या बात की थी? क्या तुम्हें कुछ भी याद है? हाँ बिल्कुल, मैंने यही तो कहा था कि चलिए अब देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा, तो क्या उस वक्त तुम्हें जोरों की भूख नहीं लगी थी? भूख? भला मुझे भूख क्यों लगती? बारात में दावत के समय मैंने अपनी पसंद का खूब भोजन डट कर खाया था। मुझे तो कोई भूख नहीं थी। ये सुनते ही मीना को पक्का भरोसा हो गया कि ये वो लड़का नहीं है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। वो तुरंत कमरे से बाहर दौड़ी और अपने पिता के पास जाकर कहने लगी, पिताजी, मेरा शक यकीन में बदल गया। ये वो इंसान नहीं है जिसके साथ कल मेरी रस्में पूरी हुई थी। लड़की का पिता गुस्से में लड़के के पिता के पास पहुंचा। धिक्कार है आप पर। आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। सच सच बताइए, वो नौजवान कहाँ है जिसने कल रात मेरी बेटी के साथ फेरे लिए? लड़के के पिता बहुत घबरा गए और वो लड़का भी डर गया। इसी डर की वजह से लड़के को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो वहीं गिर पड़ा। अब सारा सच सबके सामने आ गया था। लड़के के पिता ने ये मान लिया कि असली दूल्हा बीमार था, इसीलिए उन्होंने रात को किसी दूसरे लड़के को दूल्हा बनाकर भेजा था। ये सुनकर लड़की के पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वे बोले, अब ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। अपनी बारात लेकर फौरन यहाँ से दफा हो जाइए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़के के पिता मजबूर होकर अपनी बारात लेकर वहां से चले गए। उधर जब राजू उस गांव से निकलकर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया।
जंगल के बीच में राजू को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वो एक साधु महाराज का आश्रम था। ऋषिवर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो बालक, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजू ने साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। महाराज उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुए कि आज के जमाने में भी कोई इतना सीधा साधा हो सकता है। उन्हें राजू पर बहुत तरस आया और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहीं आश्रम में रह सकते हो। राजू वहीं रहने लगा और मन लगाकर आश्रम के सारे काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और साधु महाराज ने राजू को कई खास जड़ी बूटियां खिलाईं। इनसे राजू का दिमाग बहुत तेज चलने लगा और उसका शरीर भी बहुत ताकतवर बन गया। अब वो पहले जैसा भोला भाला राजू नहीं रहा था, बल्कि वो बहुत समझदार, होशियार और बलवान हो चुका था। जब साधु महाराज को लगा कि राजू अब हर तरह से तैयार है, तो उन्होंने एक दिन उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब उचित समय है कि तुम अपनी पत्नी के पास लौट जाओ और गृहस्थ जीवन का आनंद लो। पर महाराज, वो तो उसी रात उस बारात के साथ चली गई होगी। अब वो किसी और की अर्धांगिनी बन चुकी होगी। नहीं पुत्र, वो कन्या उस रात विदा नहीं हुई। वो आज भी केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज उसका परिवार संकट के घेरे में है और उन्हें तुम्हारी अति आवश्यकता है। संकट? कैसा संकट महाराज? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो कन्या और उसका परिवार अत्यंत पीड़ा में है। अब और क्या अनहोनी हो गई बाबा? मीना के विवाह के खर्च हेतु उसके पिता ने एक धूर्त सेठ के पास अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर कर्जा लिया था। जब वो कर्ज चुकाने पहुंचे और कागजात मांगे, तो उस बेईमान सेठ ने उनकी संपत्ति लौटाने से साफ मना कर दिया। पर बाबा, उन्हें न्याय के लिए पंचायत के पास जाना चाहिए था। ये तो घोर अन्याय है। बालक, उस लालची सेठ ने बड़ी चतुराई से कर्जा देते समय ही उनसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था। ये तो अत्यंत नीच कार्य है। उनका घर-बार छीनकर उस दुष्ट ने पाप किया है। बाबा, मैं इसी क्षण वहां जाऊंगा और उस परिवार को न्याय दिलाऊंगा। राजू ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और वापस गोपालपुर गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मीना का परिवार एक बाग में झोपड़ी डालकर रह रहा है। उनकी ऐसी बुरी हालत देखकर राजू सोचने लगा, अपना घर-बार और सब कुछ होते हुए भी आज इन बेचारों को बेघर होकर यहाँ रहना पड़ रहा है। जैसे ही वो बाग के अंदर पहुंचा, सबसे पहले मीना की नजर उस पर पड़ी। वो उसे गौर से देखकर सोचने लगी, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या मैं इनसे पहले कहीं मिल चुकी हूँ? फिर उसे अचानक याद आया, अरे ये तो वही है जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे और जिसने मेरे साथ बैठकर पूजा की थी। वो तुरंत राजू के पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? यदि किसी दूल्हे को पूजन के दौरान बहुत तेज भूख लगे, तो उस स्थिति में उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए? उसे बिना संकोच पूजा के थाल का प्रसाद ही अपने पति को खिला देना चाहिए। तो क्या तुम सचमुच वही हो? मीना, मैं वही अभागा हूं जिसे तुमने उस रात ममता के साथ भोजन कराया था। पर तुम उस रात हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? फेरे लेकर तुमने जो वचन दिए थे, उन्हें निभाया क्यों नहीं? मीना, उन्हीं अधूरे वादों और अपने कर्तव्य को पूरा करने आज मैं वापस लौटा हूं। इसके बाद मीना राजू को अपने माता पिता के पास ले गई और बोली, माँ, पिताजी, देखिए, ये वही है जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजू को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और राजू भी उन सब से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई।
फिर मीना के माता पिता ने भी अपना दुख बताया कि कैसे उस लालची सेठ ने उनके साथ बेईमानी की, झूठ बोला और धोखे से उनका घर और जमीन छीन ली। पिताजी, अब आप निश्चिंत हो जाइए। जिस पापी सेठ ने आपकी ये दुर्दशा की है, उसे सबक सिखाने का जिम्मा मेरा है। मैं आज ही उसके पास जाऊंगा और उसे उसकी हरकतों का फल चखा कर रहूंगा। रात के समय राजू सेठ के घर पहुंचा और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ बाहर निकल कर आया। तब राजू ने उससे कहा, सेठ जी, मैं एक राहगीर हूँ और रात काफी हो गई है। क्या मुझे आज रात आपके यहाँ शरण मिल सकती है? राजू की बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इसे यहाँ रुकने देता हूँ, इसके बदले में इससे अच्छे पैसे वसूल कर लूंगा। ठीक है, भीतर आ जाओ, मगर मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इसके बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। आपकी बड़ी कृपा होगी सेठ जी। कल सुबह होते ही मैं आपका किराया देकर यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने राजू को रुकने के लिए कमरा दिखा दिया और उसे वहीं छोड़कर खुद अपनी पत्नी के पास चला गया। जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसकी पत्नी उससे पूछने लगी, सुनिए, आप एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों ले आए? ऐरे गहरे को घर में पनाह देना ठीक नहीं। अरे सावित्री, शांत रहो। ये बेचारा बस रात बिताने आया है, इसे पुण्य का काम समझकर रहने दो। पर स्वामी, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर ये कोई धोखेबाज हुआ और हमारे सोते ही तिजोरी साफ कर गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी चिंता जायज है। लालच के चक्कर में मैंने सुरक्षा का तो ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या किया जाए? अब ये तो आपको ही तय करना है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। एक काम करते हैं, आज मैं उसी के कमरे में सो जाता हूं ताकि उस पर सीधी नजर रख सकूं। तुम यहां से सावधानी बरतना। ठीक है, पर हमें कोई ऐसी जुगाड़ लगानी होगी जिससे हम पूरी रात जाग सकें और उसे हिलने का मौका भी ना मिले। तुम ही कोई उपाय निकालो, मैं तब तक उसके कमरे में अपना बिस्तर लगाता हूं। इतनी बात कहकर सेठ उस कमरे में चला गया जहां राजू बैठा था। सेठ ने भी वहीं अपने सोने का इंतजाम कर लिया। तभी सावित्री भी सेठ के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गई। अब वे तीनों एक ही कमरे में साथ थे। फिर सावित्री ने राजू से कहा, बेटा, क्या तुम्हें कोई अच्छी कहानी आती है? अगर तुम हमें कोई कहानी सुनाओ तो ये लंबी रात आसानी से कट जाएगी। सेठानी जी, थकान बहुत है। अब कहानी बताने की हिम्मत नहीं बची है। वैसे तो मेरे पास कई कहानियां हैं सुनाने को, मगर इस समय नींद हावी है। आप लोग भी विश्राम करें और मुझे भी सोने दें। राजू की बात सुनकर सेठ और सावित्री को उस पर और भी ज्यादा शक हो गया। वे सोचने लगे कि ये लड़का बार बार सोने की बात क्यों कर रहा है और कहानी सुनाने से मना क्यों कर रहा है। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये कोई ठग या चोर है जो उन्हें जल्दी सुलाकर चोरी करना चाहता है। नहीं बेटा, मुझे बिना कहानी सुने नींद नहीं आती। जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी शुरू करो। जब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा था जो अत्यंत अहंकारी था। उसकी रानी भी उसी की तरह घमंड में चूर रहती थी। राजू ने कहानी सुनाना बीच में ही बंद कर दिया और वो एकदम चुप होकर कुछ सोचने लगा। राजू को इस तरह गहरी सोच में डूबा हुआ देख सावित्री कहने लगी, अरे, तुम रुक क्यों गए? अचानक किस चिंता में खो गए बेटा? माफ करना सेठानी जी, कहानी सुनाते सुनाते मुझे अपनी एक बड़ी गलती याद आ गई। सच तो ये है कि मैं राजदरबार में कार्यरत था। वहां से लौटते वक्त महाराज ने मुझे पुरस्कार स्वरूप सोने की 5 बड़ी थैलियां दी थी। रास्ते में चोरों के डर से मैंने वे 5 थैलियां गांव की सीमा पर बहने वाली नदी के तट पर छिपा दी हैं। नदी के पास? पर किस स्थान पर? नदी तट पर जो बड़ा सूखा पेड़ है, उसकी जड़ों के नीचे ही मैंने वो खजाना गाड़ा है।
अब पछतावा हो रहा है कि अगर मैं वो थैलियां आपके जैसे ईमानदार व्यक्ति के घर ले आता तो वे सुरक्षित रहती। अब डर लग रहा है कि कहीं कोई और उन्हें ना ले जाए। ये सोचते हुए सेठ ने सावित्री से कहा, सावित्री जी, अतिथि को थकाओ मत, उन्हें विश्राम करने दो और तुम भी जाकर आराम करो। सावित्री भी समझ गई कि सेठ के मन में क्या लालच चल रहा है। वो तुरंत अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। जैसे ही ये लड़का सोएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगी। अगर सेठ जी नहीं गए तो मैं खुद वे 5 थैलियां निकाल लाऊंगी। उधर कमरे में सेठ और राजू भी अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे। सेठ बस इसी इंतजार में था कि कब राजू को नींद आए और वो अपना काम शुरू कर सके। थोड़ी देर बाद राजू सो गया। वाह, क्या बात है, ये तो सो गया। अब मुझे जल्द से जल्द जाकर पेड़ के नीचे से मोहरे निकाल लेनी चाहिए। सेठ जल्दी से उठा और भागकर उसी नदी के किनारे पहुंच गया जहां राजू ने थैलियां दबाने की बात कही थी। दूसरी तरफ जब सावित्री की नींद खुली तो वो मन ही मन सोचने लगी। लगता है इसको नींद आ गई है, पर लगता है सेठ जी जरूर थैलियों को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। अभी तो ये सो रहा है, इसके जागने से पहले सोने की 5 थैलियां उठा लाऊंगी। लालच में आकर सावित्री भी चुपके से सेठ के पीछे पीछे नदी की ओर चल दी। इधर राजू तो जाग रहा था, वो तो बस सोने का नाटक कर रहा था। वो इसी इंतजार में था कि कब सेठ की पत्नी भी यहाँ से जाए और घर पूरी तरह खाली हो जाए। जैसे ही सावित्री गई, राजू उठ गया। वो बहुत खुश हुआ कि अब घर में उसे रोकने वाला कोई नहीं है। राजू तुरंत सेठ के तिजोरी वाले कमरे में पहुंचा। तिजोरी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे, राजू ने वे सब एक पोटली में भर लिए। फिर वो सब कुछ लेकर रातों रात वहां से भाग निकला और सीधा उसी बाग में पहुंच गया जहां मीना का परिवार रुका हुआ था। उधर जब सेठ और सावित्री नदी से खाली हाथ वापस घर लौटे तो तिजोरी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान, हमारा तो सब कुछ लुट गया। हम अभागे लालच की आग में जलकर अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठे। तिजोरी को खाली देखकर सेठ और सावित्री समझ गए कि आज वे खुद किसी और की चालाकी का शिकार हो गए हैं। उन्हें एहसास हो गया कि अब तक उन्होंने दूसरों को धोखा दिया था, लेकिन आज वे खुद लुट चुके हैं। वे समझ गए कि वो लड़का उन्हें बेवकूफ बनाकर चला गया है। उधर राजू ने परिवार के पास पहुंचकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। वो तिजोरी से उनके घर और जमीन के असली कागज भी उठा लाया था। हाथ में कागज थामे हुए राजू बोला, पिताजी, उस धनी राम ने आपसे बड़ा झूठ बोला था। उसने खाली कागजों पर नहीं बल्कि आपके घर और जमीन के असली दस्तावेजों पर ही चालाकी से दस्तखत लिए थे। ये देखिए, सब कागजात अब हमारे पास हैं। इसके बाद राजू अपनी पत्नी मीना और उसके परिवार को लेकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह चला गया। वहां उसने एक नया घर बनाया और वे सब मिलकर रहने लगे। मीना के माता पिता राजू से बहुत खुश थे, क्योंकि जो परिवार बेघर और बर्बाद हो चुका था, राजू ने उन्हें फिर से एक खुशहाल जिंदगी दे दी थी।